आज की इस क्लास में उत्तर वैदिक काल पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद फिर हड़प्पा संस्कृति, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देन आफ्टर कल की क्लास में हमने ऋग वैदिक काल पर चर्चा की थी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा फोकस है वो जनरली बिल्कुल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उस पर है, तो बहुत डिटेलिंग तो हम इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि जितने भी प्रश्न आने की संभावना होती हैं वो सभी हम इसमें कवर करेंगे। बाकी सारी चर्चाएं हमारी सैटरडे संडे के सेशन में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमारी हो ही जाती हैं, जो कि भी छूटता है, आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, इस 1000 ईसा पूर्व में एक ऐसी क्रांति हुई जिसकी वजह से जो मानव जीवन था उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ ऐसा, आपको बता चुका हूँ पहले कि लोहे की खोज हुई इस समय। ठीक, खोज हुई, आविष्कार नहीं हुआ, याद रखना है, खोज हुई, क्योंकि वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, बस मानव को नहीं पता था, तो उसकी खोज हुई। अब लोहा जब मिला, और लोहा कितना मजबूत है आप जानते हैं कि आज के समय में आप ये मानिए कि सारी धातु में सबसे अधिक प्रयोग होने में आने वाली जो धातु है वो लोहा है, क्योंकि लोहा मजबूत होता है, सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है? कि इजीली अवेलेबल है। अभी आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जानेंगे कि पृथ्वी के जो क्रस्ट है, जो भूपर पट्टी है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है लोहा। ठीक है ना? इसीलिए और जो चीज़ अधिक पाई जाती है वो उतनी ही कहें कि आप सस्ती होती है ना। तो अब 1000 ईसा पूर्व में कर्नाटक के धारवाड़ जिले से, ये जो नाम है याद रखना है आपको, कहाँ से? धारवाड़ जिले से। ठीक है, धारवाड़ जिले से लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार से मृतकों जो शव हैं आपके, के साथ लोहे के औजार की खुदाई भी प्राप्त होती है। यानी कि जो खुदाई हुई है उससे लोहे के साक्ष्य मिले हैं, और ये भी पाया गया है कि कई सारे मृतक हैं, कई सारे शव हैं जिनके साथ लोहे के औजार दिखाई दे रहे। तो हो सकता है, क्या पता, किसी ने किसका मर्डर किया हो, और जिस हथियार से मर्डर किया हो उसको उसी हाथ गाड़ दिया हो, ये भी हो सकता है, संभावना है ऐसी, है ना। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोह धातु को शाम अथवा कृष्ण अयस कहा गया है। ठीक है, याद रख लेना इसको आप। शाम क्योंकि काला होता है इसलिए, और दूसरा कृषि अयस इसलिए कहा गया होगा क्योंकि कृषि में ये प्रयोग किया जाता होगा। इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो डेफिनेटली कृषि के खुदाई वगैरह में ही इसका प्रयोग किया जाता होगा। 6, 8, 12 और 24 बैलों से हल जोतने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हर एक चीज़ आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी प्रकार से 6, 8, 12 और 24 बैलों से हल जोतने के प्रमाण मिलते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, तो ये नाम भी याद रखने हैं आप, हाँ, कि कहाँ पर ये बात कही गई है। शतपथ ब्राह्मण में कृष्ण के बड़े भाई बलराम को हलदर कहा गया है, अतः हलदर का प्रयोग हल जोतने से किया गया। आपने तो देखी है महाभारत, है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो बलराम है वो हमेशा अपने जो हल होता है उसको लेके घूमते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर चमत्कारी हल दिखाते हैं उसको कि वो आगे करते हैं और खूब भयंकर आकार ले लेता है और दुश्मनों को दबा देता है, मार देता है। ऐसा वैसा कुछ हल होता नहीं है एक्चुअली। ठीक, तो हल का प्रयोग करने का प्रमाण जो है वो सतपथ ब्राह्मण में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वो इस हल का प्रयोग हथियार के रूप में भी करते थे, या कहें कि शस्त्र के रूप में भी इसको किया करते थे। ऋग्वैदिक काल में मुख्य फसल जो थी जौ थी। आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले जौ की ही वो क्या बोलते हैं, कहें कि फसल उगाई जाती थी, है ना। सबसे पहले पाई गई जो फसल है वो जौ है, प्रमाण इसके मिलते हैं। अब सत्य क्या है हम नहीं जानते, तो इतिहासकारों की जो वर्णन है उसके आधार पर कहा जा रहा है। तो ऋग्वैदिक काल में जौ की फसल जो थी मुख्य थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल की तरफ जब हम जा रहे हैं 1000 ईसा पूर्व के बाद, तो यहाँ पर जो मुख्य फसल है वो चावल और गेहूँ होने लग गई। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपकी ऋग्वैदिक काल की मुख्य फसल क्या है?
बताइए, जौ है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें क्या हैं? गेहूं और चावल। और उसके साथ साथ तिलहन की फसलों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। स्थान के राजस्थान के रेतड़ी या खेतड़ी से तांबे की खानें प्राप्त होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नाम याद रखिएगा। जहाँ पर भी एक विशेष सूचना आपको मिलती है तो उसमें आप अलर्ट हो जाइए करें और नाम याद रख लिया करें, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। तो राजस्थान के खेतड़ी से तांबे की खानें मिलती हैं, ये लिख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास काल की बात कर रहे हैं हम। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड बताए गए हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है मृदभांड, पूछे भी गए हैं परीक्षाओं में। काला व लाल, लाल व लाल मृदभांड एक तो होगा जिसमें काला लाल दोनों रंग होंगे। एक होगा जो सिर्फ और सिर्फ लाल होगा। एक है जो काली पॉलिश जिसमें लगी होगी। और एक होगा जो चित्रित धूसर मृदभांड होगा। और ऐसा माना जाता है कि चित्रित धूसर मृदभांड जो थे वो काफ़ी महंगे हुआ करते थे, और ये केवल जो बड़े घराने हैं, राजा महाराजा या फिर कहें कि धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, उनके घर में ये पाए जाते थे, ठीक। चित्रित धूसर मृदभांड इस समय यह सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक था, मतलब कि स्टेटस सिंबल था। जैसे आज की डेट में आप कहते हैं ना भाई कि अगर स्टेटस सिंबल है तो क्या है, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास ऑडी है, रेंज रोवर है, ऐसी गाड़ियां हैं तो आपका स्टेटस सिंबल है। वरना गाड़ियां तो ऑल्टो भी होती है, काम तो दोनों सेम ही कर रही हैं, है ना। ऐसे ही उस समय मृदभांड की बात करें तो काम तो सारे मृदभांडों का सेम था। क्या था? बर्तन थे ये मट्टी के, कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए काम आते थे, है ना। लेकिन सामान्य जो बर्तन है उसको मान लो आप, जैसे ऑल्टो कार होती है, आम मारुति 800 होती है, और चित्रित धूसर मृदभांड को मान लीजिए आप क्या, जैसे कि एक स्टेटस सिंबल के लिए जो आप कार लेते हैं मर्सिडीज वगैरह, हालांकि उसमें आराम वगैरह भी होता है, बट तो यहाँ पर बर्तनों में क्या आराम रहेगा, राइट। बर्तन तो एक ही चीज़ के काम आ रहे हैं और वो काम आपको पता है। चित्रित धूसर मृदभांडों में कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ भी प्रचलित हैं। तो जो ये चित्रित मृदभांड होते थे, अच्छा, धूसर मतलब होता है गाढ़ा हुआ, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन में आप क्या करें, अगर जो कच्चा मिट्टी का बर्तन जब बन रहा है तो उसमें आप कई सारे चीज़ें उसमें लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल भी कपड़ों में देखते हैं आप लोग, नक्काशी की रहती है ऐसी, है ना। तो ऐसे ही बर्तनों में नक्काशी इस समय पाई जाती थी। आज भी आप मार्केट में जाइए क्रॉकरी की शॉप में तो आपको कई सारे बर्तन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्या होगा, आपका ये चमकीले कांच वगैरह ये मिलेंगे आपको, बड़े अच्छे से लगे हुए, है ना। कई सारे आप अपने घर में जो यूज़ करते हैं फूलदान लगाने के लिए, उसमें आपको मिल जाता है ऐसा, ठीक। तो ऐसा कुछ था। तो समय के साथ स्वर्णकारों की उत्पत्ति का साक्ष्य भी मिलता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये कार्य करने का जो पेशा था वो स्वर्णकारों का हुआ, और धीरे धीरे स्वर्णकारों का जो वर्ग था वो बनने लगा, है ना। आप देखिए छोटी छोटी नक्काशी काम कौन करता है, स्वर्णकार वगैरह करते हैं। तो ऐसा कुछ इस समय या उत्तर वैदिक काल का जो व्यक्ति है, ठीक है, इस समय का तो उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे तो जो भी बातें होंगी आपकी उत्तर वैदिक काल को लेकर के ही होंगी। अगर किसी और काल की बात बीच में आएगी तो उसके लिए विशेष संदर्भ दे दिया जाएगा। तो इस समय का जो व्यक्ति था वो स्थायी जीवन जीने लग गया था। स्थायी जीवन का मतलब कि एक गांव बसाना, उस गांव में रहना, उसके बच्चे भी वही व्यवसाय कर रहे हैं जो वो व्यवसाय कर रहा है ना। तो इस प्रकार से चलने लगा ये। सिक्कों का प्रचलन था, है ना। तो निष्क, शतमान, कृष्णवध और विष्टल, ये आपके कुछ रूप थे जो सिक्कों के हैं। निष्क में 4 स्वर्ण होते थे। सुवर्ण मतलब क्या हुआ आपको पता ही है ना, सोना। एक स्वर्ण बराबर होता था आपका 320 रति। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक। एक स्वर्ण बराबर कितने रति होते थे ना, तो कितने हो गए आपके 320 रति। और एक शतमान बराबर 100 रति। शत मतलब 100 होता है, तो उसी से 100 रति हो गया आपका। बाट होते थे, भार मापने की इकाई होती थी। तो रतिका, गुंजा, वृष्टान आदि भार मापने की इकाइयाँ थी। ये इकाइयों को याद कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे कि भार मापने की इकाइयाँ ये हैं आपकी रतिका, गुंजा और वृष्टान, राइट। और ऐसे ही आपके बाकी इससे ऊपर जो आपने पढ़ा क्या, पैसा, जो मतलब आप कहें कि क्या बोलते हैं इसको हम, सिक्के जो हैं वो कौन कौन से थे। तो सिक्कों के नाम भी आप याद रख लीजिएगा, निष्क, शतमान, कृष्णवत और वृषण। इस काल में समुद्र यात्रा के उल्लेख प्राप्त होते हैं।
बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को मैंने बताया था और अभी प्रश्न भी पूछ रहा हूँ, आंसर देंगे आप लोग, ठीक। कि हड़प्पा संस्कृति में भी बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो किस हड़प्पा संस्कृति के किस क्षेत्र से बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, जल्दी बताओ। पढ़ाया हो आप लोगों को, चैट बॉक्स में लिख दो, मतलब बताओ मत, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, ठीक है। बताने में आप सबके सब बोलना शुरू कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है। इस काल में 4 में से 3 वेद यथा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर जरूर लिखना, आपने चैट बॉक्स में चेक करूंगा अभी, ठीक है ना, क्लास ओवर होने के बाद, किस किस ने नहीं लिखा है करके। तो क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा संस्कृति के किस क्षेत्र से बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक, ये आंसर देना है आपने। इस काल में 4 में से 3 वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया। तो चौथा वेद कब लिखा गया? पहले लिख दिया गया था ना ऋग्वेद, तभी तो उसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है ना। तो ऋग्वेद को पहले ही रचना कर दी गई थी, सबसे प्राचीन वेद है वो, और इसीलिए उस काल को, जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई, उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना जो है वो बाद में की गई थी। अब इस काल में ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य आरण्यक सुने होंगे आपने नाम, है ना, और उपनिषदों की रचना हुई है। ऋग्वैदिक काल की विशेषता क्या है? तो जो पुराना काल चला गया है, अब उसकी बात कर रहे हैं, संदर्भ दे रहा हूँ फिर से आपको मैं, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे थे, उसके बीच में कुछ चर्चाएं आई हैं ऋग्वैदिक काल की। अब कंपैरिजन होगा आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को, देख लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले तो ये था कि समाज जो था पुरुष प्रधान था। हड़प्पा संस्कृति काल क्या था? सैंधव सभ्यता में जो समाज था वो कैसा था? पुरुष प्रधान था या फिर महिला प्रधान था? फटाफट ऑप्शन में आंसर दीजिए आप लोग, सॉरी चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई और इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ये तो आपको याद ही होगा। जो जो लूसेंट पढ़ते हो आप में से सब ने देखा होगा कि स्टार्टिंग के पहले पेज में ये सब कुछ लिखा रहता है। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त इसमें पाए जाते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। फिगर्स जहाँ पर आए उसको आपने छोड़ना नहीं है। इसके मुख्यतः 3 पार्ट हैं, किसके? ऋग्वैदिक काल के, सॉरी ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। पहला है आपका साकल। साकल में 1017 मंत्र हैं। ये नहीं मिलेगा आपको आसानी से किसी भी बुक किताब में, है ना। हर चीज़ आपको किताब में नहीं मिलती हैं, इसलिए अलग अलग किताबों से ये चीज़ें आपके लिए कलेक्ट की गई हैं। साकल 1017 मंत्र हैं इसमें। बालखिल्य, बालखिल्य में 11 मंत्र हैं और वाष्कल जो है उसमें 56 मंत्र हैं। तो इनके नाम याद रख लीजिए, साकल, बालखिल्य और वाष्कल, ठीक है। और फिर इसके बाद इनके जो भी क्या कहते हैं इसको, मंत्र हैं, कितने मंत्र किसमें हैं उसको आप देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका था जब हम आर्यों का आगमन पढ़ रहे थे, तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद से ही ये साक्ष्य मिलते हैं कि जो भी इस काल की सभ्यता थी, वैदिक काल की, उसमें आर्यों का साम्राज्य था यहाँ, ठीक है, भारत में। लेकिन आर्यों का जो वर्चस्व था वो केवल उत्तर भारत में था, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आए वो उत्तर भारत तक ही सीमित होकर के रह गए, है ना। और आर्य भी तो मध्य भारत से आए थे, उन्हें मध्य एशिया से आए थे आक्रमण करने भारत में, और यहीं पर रह गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उस समय कोई बहुत बड़ी सभ्यता चल रही थी और लोगों को परेशान करके अपनी सभ्यता यहाँ पर स्थापित की, ऐसा नहीं है। पहले से ही यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो चुका था, तो इन्होंने दोबारा से बसाया है, ऐसा कह सकते हैं आप। इसीलिए इनको मतलब कि भारत के सर्वप्राचीन निवासी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस ग्रंथ की रचना संभवतः आर्यों के उपरांत ही हुई होगी। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, जो कि सबसे अच्छा हो, उसको हम आर्य कहते हैं। और मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है, ये तो बता चुका हूँ आपको मैं, इसमें कुछ नई बात है नहीं अब, है ना। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं का वर्णन है, अर्थात कि ऋग्वैदिक काल से ही पूजा पाठ जो है वो आरंभ हो गए थे। लेकिन इसमें विशेषकर इंद्र का, अग्नि का, वरुण का और जो मित्र है इनका, इनकी पूजा का वर्णन मिलता है।
अब ये इनकी पूजा क्यों होती थी, तो इस संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था अभी थोड़ी ही देर पहले, कि अग्नि के वजह से काफ़ी कुछ परिवर्तन आया समाज में। पहले तो ये अपनी सुरक्षा कर पाते थे अग्नि से, ठीक है, तो इस वजह से अग्नि की ये पूजा किया करते थे। इसके अलावा अग्नि का प्रकोप भाई आप आज भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है ना, गर्मियों के टाइम पे जैसे सूखी घास में आग लग जाती है पहाड़ों में, कई बार तो लोग लगा देते हैं, कई बार गलती से लग जाती है, तो उससे क्या होता है, बहुत भयंकर विनाश हो जाता है पूरे क्षेत्र का, ठीक। उस प्रकोप से बचने के लिए पूजा किया करते थे। फिर बात आती है इंद्र की। तो इंद्र के बारे में तो आप लोगों को पता ही, गोवर्धन की जो घटना है कि कैसे कृष्ण जी ने इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में उठा लिया था, है ना। तो इंद्र को माना जाता था आपका तूफान का देवता, या फिर कहें कि वर्षा का देवता। अब वर्षा होगी तभी तो फसल हो पाएगी, कृषि प्रधान देश है, बिना वर्षा के, बिना फसल के कैसे चलेगा। तो वर्षा होगी तभी फसल हो पाएगी, और वर्षा का देवता इंद्र को माना जा रहा है। तो अगर इंद्र वर्षा का देवता है, तो इंद्र की पूजा इसलिए की जाती थी कि ये समय से वर्षा कर दे, अधिक वर्षा भी ना करे इससे बाढ़ आ जाए, और बिल्कुल वर्षा ना करने का फैसला ना ले जिससे सूखा पड़ जाए। तो दोनों ही चीज़ों से बचने के लिए इंद्र को पूजा जाता था। वरुण जल के देवता को कहा जाता है ना। तो ये कुछ आपके लिए ये जो कुछ देवता हैं जिनकी पूजा की जाती थी, आपने याद कर लेने हैं, ठीक। इसके बाद है आपका मंत्रों के पाठ करने वाले को, मंत्रों का जो पाठ करता था उसको होत्र कहा जाता था। होत्र, ठीक है। मंत्रों का जो पाठ करेगा उसको क्या कहेंगे, होत्र कहेंगे। इसको ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है। हौ में ओ का डंडा, टॉ के नीचे रो, ठीक है, ऐसे लिखिएगा इसको, राइट। होत्र लिख लीजिएगा इसको। क्लियर हो गया। थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, हाँ, ये ऐसे नहीं होता, ये त्रौ के साथ नहीं है, वो टॉ के नीचे री है। होत्री, होत्री बोलेंगे इसको, टॉ के नीचे री है। तो जो भी शब्द आप लिख रहे हैं उसका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ना, ठीक। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में प्राचीन नदियों के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, देखो अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं एग्जाम में, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दे। आपने जो पढ़ा है वो नहीं पूछता है एग्जाम में, अगर कोई बात नहीं है, मतलब नहीं कहता सब कुछ नहीं पूछता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ पूछ भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ ना पूछ दे जो आपने ना पढ़ा हो, ये याद आपने रखना है, ठीक। तो वितस्ता प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम क्या है। वितस्ता झेलम को कहते थे, विपाशा व्यास को कहते थे, रावी परुष्णी को कहते थे, ठीक है। और अ, घग्गर, जिसको चौतांग नदी भी कहते हैं, इसको दृष्टद्युति कहा जाता था, ठीक। इस प्रकार से कुछ नाम हैं, आप याद रखिएगा इनको, है ना, भूलना नहीं बिल्कुल। इसके पश्चात कुर्रम को कुंभ कहा जाता था, काबुल को कुंभा, ठीक है। गंडक को सदानीरा, चिनाब को अस्किनी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम्स में कई बार, ठीक है। अस्किनी किसे कहते थे करके, अस्किनी नाम का जिक्र भी बहुत बार आता है। तो सतलज को कहते थे सतुद्री, ठीक। फिर गोमती को कहते थे आपका गोमल, कमरू कमरू वर्णन वर्मन को मरुद्रा, जो भी आपका लिख लीजिएगा। सिंध को सिंधु, घग्गर को सरस्वती, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती किसको कहते थे, घग्गर को, वर्तमान में घग्गर नदी है उसे सरस्वती कहा जाता था पहले, ठीक। तो सोहन को सुषोमा, और स्वात को। तो इम्पोर्टेंट नदियाँ जो हैं, जैसे आपका सॉरी हाँ, जैसे आपका घग्गर हो गया, ठीक, गोमती हो गई है, जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, सतलज हो गया, इनके नाम क्या हैं ये याद रखना है आपको। इस ऐसे ही आपका काबुल, काबुल कहाँ है आपका, ये बताइए होगा आप लोगों को, अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्लियर है। चलिए, आर्यों का आरंभिक और पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पंजाब या हरियाणा था। आर्य कहाँ रहा करते थे, पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में इनका निवास स्थान था विशेषकर। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, ये भी आपने कई बार पढ़ लिया होगा। पुरंदर मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, ठीक है। तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। आर्यों के 5 कबीले थे या 5 जन थे जिन्हें पंचजन कहते थे। 5 जन कौन कौन से थे ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अनु, पुरु, यदुवंशी, तुर्वंश एवं द्रुहु, ठीक है।
भारत और 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ है। देखिए ये युद्ध का वर्णन आपको कोई भी आप किताब पढ़ते हैं इतिहास की तो वहाँ मिल जाएगा, चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हो। ठीक है, इसको दशराज का युद्ध कहते थे। दशराज का युद्ध जो है वो बड़ा फेमस है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और इतिहास के दृष्टिकोण से भी। तो दश राज इसको इसलिए कहते हैं, दश मतलब होता है आपका 10, 10, राज मतलब राजा। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था भारत नामक एक राजा से, जिसका प्रमुख था भारत वंश के राजा सुदास। ठीक है, अब इसका प्रमुख कारण ये था कि भारत वंश के एक राजा थे, भरत वंश के एक राजा थे सुदास। उन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र, नाम सुना होगा आपने, रामायण में कई बार विश्वामित्र जी का है ना। तो विश्वामित्र का इन्होंने क्या किया, अपमान कर दिया, इनको हटा दिया और उनके स्थान पर वशिष्ठ को अपना कुल गुरु नियुक्त कर दिया। अब इस बात से नाराज होकर के विश्वामित्र ने क्या किया, 10 राजाओं की एक सेना खड़ी की और इनके विरुद्ध किसके विरुद्ध, सुदास के विरुद्ध, याद रखना है नाम, किसके विरुद्ध युद्ध हो रहा है, ये सुदास के विरुद्ध। ठीक है, सुदास बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप याद रखें इसको। सुदास के विरुद्ध ये युद्ध हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो परुष्णी, किसका नाम है, रावी नदी का। तो रावी नदी को क्या कहते थे पहले, हम परुष्णी कहा करते थे। ठीक है, तो परुष्णी या रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ। और इसमें विशेष बात यह है कि सुदास के विरुद्ध 10 राजा लड़ रहे थे, लेकिन तब भी सुदास की ही जीत हुई। ठीक, इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। और इस समय गाय को सर्वोत्तम धन माना जाता था, यानी कि कोई भी अनुष्ठान हो तो गाय का दान होगा, है ना। और किसी को भी अगर क्या बोलते हैं, जैसे शादी होती है ना, विवाह होता है और आज के डेट में आप दहेज कहते हो, उस समय भेंट कहा करते थे, तो उसमें गांव और गाय दान में दी जाती थी, है ना। आप जब महाभारत पढ़ते तो उसमें भी गायों को दान करने का एक वर्णन है आपका। जैसे आपने देखा होगा जिस समय जो द्रौपदी का वो होता है, स्वयंवर होता है, तो उसमें उसके पिता जो होते हैं द्रुपद, वो बोलते हैं कि मैं इतनी गायें दान में दूंगा करके। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। तो गायों को उस समय सर्वोत्तम धन माना जाता था। अनुष्ठानों में गविष्टि, गाय का अन्वेषण जिसे कहते हैं, होता था और इसे युद्ध का भी प्रमुख पर्यायवाची माना गया है। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी जो हमारा कंटेंट है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।